आप सभी लोगों को मैं कविता कार्की की तरफ से प्यार भरा नमस्कार। मैं आ गई हूँ फिर से आप लोगों के सामने एक नई कहानी लेके, मेरी शादी की कहानी का पार्ट 5। बहुत सारे लोग रिक्वेस्ट कर रहे थे फिर से कि दी आपने जो है कहानी का पार्ट नहीं बनाया, आगे शादी की कहानी का हमको जानना है। तो जो लोग सुनना चाहते हैं उनके लिए मैं फिर से लेके आई हूँ अपनी शादी की कहानी का पार्ट 5। पार्ट 4 मैं पहले अपलोड कर चुकी हूँ। जो लोग नए हैं वो लोग मेरे इस चैनल में दक्ष करके यूट्यूब चैनल में जाके देख सकते हैं, सुन सकते हैं, और अच्छा लगा तो लाइक भी कर सकते हैं। तो शुरुआत करते हैं फिर से कि जब हम लोग शादी के बाद हल्द्वानी आए थे। मेरी शादी के लगभग 1 महीने के बाद हम लोग हल्द्वानी आ गए थे। तो और मेरी शादी जो है, मैं आज आप लोगों को बताती हूँ कि मेरी शादी हुई थी जून में। तो जब हम लोग शादी के 1 महीने बाद हम लोग हल्द्वानी आए वापस, मैंने आप लोगों को जैसा बताया था, तो हम लोगों ने किस तरीके से सरवाइव किया। हम लोग पहले तो एक कमरे में, छोटा सा एक कमरा था, हम उसमें रहते थे, जिसमें मेरे हस्बैंड अकेले रहते थे, सिंगल। वो बहुत छोटा सा रूम था, किचन के बराबर का रूम था। तो हमारा सामान किसी रिलेटिव के घर पे रखा हुआ था हमारा। उसके बाद हम लोगों ने कमरा ढूंढना स्टार्ट किया। करीबन हमने 15-20 दिन हो गए हमें कमरा ढूंढते ढूंढते। तो किसी पहचान वाले थे जिन्होंने हमें कमरा ढूंढ के दिया, तो वहाँ हमने अपना सामान शिफ्ट किया, जिसमें मेरी उनसे थोड़ा लड़ाई भी हो गई थी। वो लड़ाई इसलिए हुई थी, मैंने आप लोगों को बताया था कि मेरी शादी की चूड़ियों का सेट टूट गया था। तो मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा। देखिए, दुल्हन के लिए उसकी नई नई शादी, उसकी साड़ी का कह रही हूँ, चूड़ियों का सेट या उसके श्रृंगार का जो भी सामान होता है उससे बहुत लगाव होता है। तो वो टूट गया था, तो हमारी बहस हो गई थी। और ऑब्वियसली उन्होंने ही मुझे मनाया था। मुझे बहुत सारे लोग पूछ रहे थे कि फिर क्या हुआ था आगे। तो ये तो देखो छोटी सी बात है, कोई इतनी बड़ी बात है नहीं जिसको मैं बना के आप लोगों के सामने बताऊं। तो बात शुरू करते हैं कि जब हमने रूम लिया रेंट में रहने के लिए, तो हमने 2 कमरों का जो है रूम लिया। 2 कमरे और किचन थे, क्योंकि हमारे पास सोफा भी था, बेड भी था, ये सारी चीज़ें हमारे पास थी। तो अब जब हमने ले लिया तो उसका रेंट करीबन हमारा 2,000 रुपये हमारा उसका रेंट था, मकान का जिसमें हम लोग रहते थे। तो 1-2 महीने तक तो सब कुछ सही रहा। फिर बाद में ऐसा हुआ कि उस टाइम पे फिर बरसात वगैरह होती थी, कार्यक्रम भी नहीं होते थे, और कार्यक्रम भी जो होते थे तो बहुत मुश्किल से होते थे। नई नई गृहस्थी हमने बसाई थी। हम लोग घर वालों से किसी से भी कुछ नहीं कहते थे अपने बारे में, और ये बात भी मैं आज पहली बार आप लोगों के सामने शेयर कर रही हूँ। शायद इसी को देखने के बाद हमारे घर वालों को भी पता चलेगा कि हमने कैसे सर्वाइव किया, क्योंकि उन लोगों को हमने कभी भी नहीं बताया, ना मेरे मम्मी पापा को, ना उनके मम्मी पापा को। तो मेरे हस्बैंड एक बार एक कार्यक्रम में गए। कार्यक्रम के दौरान जब वो वापस आए, तो जो उनको पेमेंट मिली थी, वो उनकी पेमेंट रास्ते में खो गई कहीं, उनके जेब से पैसे गिर गए। तो उस दिन ऐसा था कि हमारा मूड इतना ख़राब था, मैं प्रेग्नेंट भी थी। हम लोग इतने परेशान हो गए, मतलब वो पैसे हमारे लिए इतने मायने रखते थे कि हमें जो है अपने घर का रेंट देना था। और बहुत बड़ी बात होती है उस टाइम पे, हम 2,000 रुपये हमें रेंट देना था, और हमारे अपने खर्चे थे जो भी थे। पेमेंट भी इतनी नहीं मिलती थी उस टाइम पे कार्यक्रमों की। तो हम इतने परेशान हो गए। मेरे हस्बैंड उस रास्ते में 2-3 बार गए जहाँ से उनको लगा कि उनके पैसे खोए होंगे, बट वो पैसे मिले नहीं। वो भी बहुत अपसेट हो गए, मैं भी बहुत अपसेट हो गई। और मुझे याद है कि हम लोगों ने उस दिन रात को खाना भी नहीं खाया था। तो भूखे हम लोग सोए थे, खाना नहीं खाया था। हाँ, हमने क्या करा था कि हमने खाली एक भूखा नहीं रहना है, मेरे मेरे लिए बोले थे कि आप भूखे मत रहो करके। ज़बरदस्ती हमने एक मैगी बनाई थी। सिर्फ एक मैगी का पैकेट, आप लोगों ने देखा होगा कि मैगी का पैकेट कितना होता है, जो येलो वाली मैगी आती है, उस मैगी को हमने कोई ऐसे नहीं कि तेल में छौंका लगा के हमने बनाया, नॉर्मल हमने उसको बॉईल कर दिया। और हमने उसमें इतना सारा पानी डाल दिया, लाइक एक कढ़ाई सब्जी के बराबर हमने उसमें पानी डाल दिया, और तरी 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 बहुत थोड़ा नमक मिर्च डाल दिया, और हमने वही खाया। खाने का मन नहीं था, लेकिन बस वही था कि खाना है करके, इतना मूड ऑफ था। उसके बाद जब हमारे रेंट देने की बारी आई कि हमें रेंट देना है, पैसे हमारे पास थे नहीं, तो बहुत ही बुरा समय था हमारा उस समय कि हम मेरे हस्बैंड ने, मेरी एक ज्वेलरी थी जो मैंने उनसे बोला कि इसको हम बेच देते हैं, वो मना कर रहे थे कि नहीं, मैं तुम्हारे जेवर नहीं बेच सकता, और कितनी मुश्किल से मम्मी पापा ने बनाए हैं, तुम्हारे मम्मी पापा ने और मेरे मम्मी पापा ने। बट मैं बहुत ज़्यादा समझती थी कि हम पे क्या बीत रही है। तो मैंने कहा कोई नहीं, जेवर होते ही मुसीबत के समय काम आने के लिए हैं, और बाकी किसी चीज़ के लिए। मैं आज भी ये मानती हूँ कि जेवर सिर्फ मुसीबत में काम आने के लिए होते हैं, बाकी कोई यूज़ नहीं होता है। पहनने के लिए हम कुछ भी पहन सकते हैं, बट मेरे लिए इससे ज़्यादा ज़रूरी ये है कि हमें अपनी जो है लाइफ आगे बढ़ानी है, अपना जीवन जो है आगे बढ़ाना है, कैसे व्यतीत करना है। बिना पैसों के तो होगा नहीं। मैंने कहा अगर सब कुछ सही रहा, आज समय हमारा बुरा चल रहा है, कल के दिन ज़रूर सही आएगा। अगर सही रहा तो ज़रूर हम लोग आगे कुछ ना कुछ बना लेंगे।
तो उस टाइम पे हम लोग ज्वेलरी बेचने जब हम जा रहे थे, तो मुझे याद है मेरे हस्बैंड और मैं बहुत सुनारों के पास गए, तो वो लोग हमें देख के समझ जाते थे कि इनकी नई-नई शादी हुई है, तो वो हमें यही राय देते थे कि आप लोग मत बेचिए जेवर और ऐसा करके। लेकिन हमारी मजबूरी तो हम जानते थे ना कि क्या थी करके, फिर भी हमने फाइनली जो भी मेरा एक ज्वेलरी थी वो हमने बेच दी थी। और उसके बाद हमने और वो ज्वेलरी भी सिर्फ इतनी छोटी ज्वेलरी हमने जो भी थी वो बेची, हमने वो इतने में बेची कि हमारा रेंट निकल गया 1-2 महीने का और हमारे घर का खर्चा जो था वो चल गया। तो फिर धीरे-धीरे जब चीज़ें अच्छी हुई बाद में, मैं बहुत बात की बात आपको बताती हूँ कि जब सारी चीज़ें सब कुछ अच्छी हो गई, तो मेरे हस्बैंड ने जो मेरी ज्वेलरी बेची थी, लाइक अगर मान लो उन्होंने मेरी एक 5,000 की चीज़ भेजी तो बेची थी, तो उन्होंने कम से कम 20,000 की चीज़ मुझे बना के दी मेरी ज्वेलरी। 5,000 की ज्वेलरी बेची, तो उन्होंने मुझे 20,000 की ज्वेलरी, उसके बदले में वो जेवर उन्होंने मुझे 20,000 का बना के दिया, भारी भरकम हेवी में। तो ये तो बहुत बात की बात थी, जब सारी चीज़ें सही हो गई थी तब की बात थी। तो उस दिन मैंने उनसे बोला कि देखा आप लोग, आप बहुत ज़्यादा परेशान हो रहे थे कि जेवर नहीं बेचना है। मैंने कहा उस दिन हमने बेचा, तो आज आपने उसके बदले में मेरे लिए उससे दुगना, तिगुना, चौगुना बढ़ के जेवर बनाया है। तो ये सब चीज़ें जो होती है मुसीबत में काम आने के लिए होती है। पति-पत्नी का मतलब सिर्फ़ साथ में रह के बैठ के खाना या यही सब चीज़ें नहीं होती। एक-दूसरे को समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है, अंडरस्टैंडिंग होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि तुम इस लड़की को इस एटीट्यूड में नहीं रहना चाहिए कि अगर है तो, वैसे कोई भी जो महिला होती है जो शादीशुदा होती है वो कभी भी ऐसे नहीं रहती, वो अपने जो पति अपने घर की जो परिस्थितियाँ होती हैं उनको बहुत अच्छे से समझती है और हर चीज़ में वो आगे होती हैं, हर चीज़ को समझती हैं। बट कुछ जो नहीं समझते हैं उनके लिए मैं इतना कहना चाहूँगी कि देखिए, अगर हम अपने जेवर अगर बेच रहे हैं या दे रहे हैं या हमारे जेवर बिक रहे हैं, एक औरत के जेवर अगर बिक रहे हैं, उसके गहने बिक रहे हैं, तो जो उसका आदमी जो हम है ना, हमसे ज़्यादा दुःख उस आदमी को होता है, जो आदमी होता है, हस्बैंड होता है, उनको बहुत ज़्यादा दुःख होता है। उनको उनको पता होता है असल में कि मायना जेवर का, अगर मेरी बीवी समाज में जाती है जेवर पहन के, अच्छे कपड़े पहन के, तो उसका मतलब क्या होता है। ये जो औरतें होती हैं वो तो बस इतना सोचती हैं कि उसके पास इतना है या मेरे पास इतना है, बट असल में आदमी जानता है कि रियलिटी क्या होती है। वो भी मुझे भी उसी दिन रियलाइज़ हुआ जिस दिन मेरे हस्बैंड मेरा थोड़ा-सा गोल्ड बेच के और उसका 4 गुना मेरे लिए बना के लेके आए कि अगर मैंने बेचा है तो मैं बनाऊँगा ऐसा बहुत भारी भरकम टाइप का। तो इसी तरीके से हमारी जो है जीवन लाइफ़ आगे चलती रही। बहुत सारी परिस्थितियाँ हमारे सामने आई उस टाइम पे, हमने बहुत तरीके से फेस करा। जिस टाइम पे हमने ज्वेलरी बेची उसी टाइम पे गाँव में मेरे हस्बैंड के चाचा जी थे, वो भी एक्सपायर हो गए थे। हमें गाँव भी जाना था। तो बहुत मुसीबतों का हमने सामना किया और ये बात मैं अभी भी बोल रही हूँ, मैंने अपने घर में अपने मम्मी-पापा, सास-ससुर किसी को हमने नहीं बताया, किसी रिश्तेदार, किसी पड़ोसी, किसी दोस्त को नहीं। आज इस वीडियो के माध्यम से सब लोगों को शायद पता लगेगा ये सारी चीज़ें, और वो भी इसीलिए हो रहा है क्योंकि आप लोगों की वज़ह से हो रहा है। आप लोग इतनी बड़ी फैमिली, इतना बड़ा परिवार हमारे साथ जुड़ा है, 50,000 लोग करीबन हमारे साथ जुड़े हैं, तो बताना तो ज़रूरी बनता ही है, ताकि आगे कुछ लोग सीखें, कुछ लोग जानें, कुछ लोग समझें भी। तो इसीलिए मैंने ये छोटी-सी बात जो है आप लोगों के सामने रखी। मैं आगे का और पार्ट भी बनाऊँगी और बहुत सारे लोग मुझसे बहुत सारे सवाल करते हैं, तो इंतज़ार करिए, हर सवाल का जवाब मिलेगा। मैं किसी के सवालों से परेशान नहीं होती हूँ। जब मैं गलत हूँ तो मैं परेशान होती हूँ भई, मैं सीधे सवालों से मैं कभी परेशान नहीं होती। मैं सबके कमेंट पढ़ती हूँ, सबके कमेंट सुनती हूँ। मेरे में कोई नेगेटिव कमेंट नहीं आते हैं, जो एक आध आते भी हैं ना, तो आप लोगों को पता है कि मैं ऐसी हूँ नहीं कि मैं बहुत परेशान हो जाऊँ। देखो, परेशान तब होना है जब चीज़ें खराब हों या कोई चीज़ें गलत आप कर रहे हो, तब आपको परेशान या किसी चीज़ से फ़र्क पड़ना चाहिए। मुझे अच्छी चीज़ों से बहुत फ़र्क पड़ता है और मेरे पास सब अच्छे लोग ही जुड़े हुए हैं। मैं जानती हूँ जितने लोग हैं सब हमारी जो महिलाएँ हैं, लड़कियाँ हैं, पुरुष भाई जो हमारे हैं, कहाँ-कहाँ से देखते हैं, सब लोगों के मैं कमेंट पढ़ती हूँ। तो मुझे बहुत अच्छा लगता है कि एक अच्छे तरीके से आप लोग भी हमें देखते हैं और प्यार करते हैं। तो बस यही है, अगर कोई चीज़ आप लोगों को लगती है तो आप लोग मुझे कमेंट में बताइए, मैं उसको सुधारने की ज़रूर कोशिश करूँगी, बट मैं एज़ इट इज़ वैसी तो नहीं हो सकती हूँ ना जैसे कोई चाहता है सामने से। हम अपना तो वैसे ही रहेंगे जैसा हमारा व्यवहार है और वो कहीं से कहीं तक गलत भी नहीं है। तो बस यही है, हँसती रहती हूँ मैं हमेशा, कभी भी मैं मायूस नहीं रहती हूँ या जो भी है ठीक है कि लड़ने की ताकत है शायद मेरी, या जो कुछ भी है। तो अगर आप लोगों को हमारी वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब कीजिए। जो लोग नए हो तो ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। ऐसी अच्छी-अच्छी वीडियो आप लोगों को और देखने के लिए मिलेंगी। मिलते हैं जल्दी अच्छी वीडियो के साथ, और आप चाहते हैं अगर इसका पार्ट और बने आगे तो ज़रूर मुझे कमेंट में बताइएगा। मैं ज़रूर बनाऊँगी आप लोगों के लिए। जल्दी मिलेंगे, तब तक के लिए अपना ख़्याल रखिए। नमस्कार।